नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसकी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था जो था अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था जो था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हमारा तो यहाँ तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स तो होंगे ना, तो आज हम वो देखने जा रहे हैं, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये पार्ट 1 है, साइलेंट फीचर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उसको अपने जो फीचर है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन कंटेंट एंड स्पिरिट। जैसा कि आपको दोस्तों पता है, ये अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल यूनिक है। ठीक है, ये अपने या तो कंटेंट हो गया या तो स्पिरिट हो गया, दोनों में बहुत ही यूनिक है। ठीक है, दूसरा जो हो गया, जो ओरिजिनल जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की गई थी जो 1949 में, जो इसमें कुछ प्रोविजंस तो यहाँ पे जो बुक में दिया वो 1949 को ही लेके दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद से लेकर 1949 से लेकर अभी तक 2020 तक में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ अमेंडमेंट है, 7th अमेंडमेंट एक्ट, 42 अमेंडमेंट एक्ट, 44, 73, 74, 97, इसी तरह और भी बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं। तो उससे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ तक कि जब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें। जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बहुत डिटेल में जानेंगे कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस आए थे। ठीक है, तो वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। आगे अभी बस अब इतना ही जानो, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों केशवानंद भारती केस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था ये केशवानंद भारती केस, जो जिसने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को उलट पुलट के रख दिया था। ठीक है, बहुत सारी इसमें चेंजेस आई थी। उसी टाइम ये 42 और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया इनके केस में कि पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंडमेंट करने की, किसी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने की, जो पार्लियामेंट की जो पावर है आर्टिकल 368 के अंदर, दोस्तों आर्टिकल 368 के अंदर हम किसी भी प्रोविज़न को अल्टर कर सकते हैं, उसको अमेंड करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ने ये रूल किया कि जो 368 के अंदर जो पावर मिली है पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, वो 368 के अंदर चेंज नहीं होगा। अब दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, वो हम आगे बहुत डिटेल में समझेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक्चुअली। चलो मैं इसमें नहीं घुसूंगा, क्योंकि मैं अगर ये समझाने अगर बैठ गया तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेक्चर बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिक स्ट्रक्चर को आगे जानेंगे दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं दोस्तों। कुछ साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं, इसके साइलेंट फीचर क्या कहते हैं। पहला तो आप जानते हो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दोस्तों अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आगे पूरे वर्ल्ड का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आसपास भी खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लेंदी है, बहुत ही एलिफेंटिन साइज इसको बोल सकते हैं अपन। ड्रोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत दोस्तों मैंने आपको कहा था ना, 60 कंट्री से हमारा 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा, उसके बाद उसमें हमें जो भी इंडिया के लिए सूटेबल लगा हमने उसे वहाँ से उठाया, फिर उसमें उसका मॉडिफिकेशन किया, तब उसमें उसे हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था। तो बहुत सारे ड्रोन फ्रॉम बहुत सारे वेरियस सोर्स से उसको लिया गया था। ठीक है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों अपना कॉन्स्टिट्यूशन किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिजिड भी है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सिबल है। कैसे है वो हम आगे देखेंगे। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बियास। दोस्तों अपना अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से फेडरल भी है। फेडरल का मतलब क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और दूसरा कहीं ना कहीं यूनिटरी भी है। ठीक है, यूनिटरी कब हो जाता है दोस्तों, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है जो इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है कि जितनी भी स्टेट की पावर है, जितनी प्रोविंसेस की पावर है, अगर इमरजेंसी अगर लागू हो गया तो वो पावर सारी कहाँ चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है, कंसोलिडेट हो जाती है सेंटर के पास। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट करती है, और जो अपना यूएस है वो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को के आधार पे चलता है। ये चीज़ आप याद रखना। सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशियल की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अपना जुडिशियल सिस्टम है, उसकी सुप्रीमेसी रहेगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो अपनी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, वो किसी के अंडर काम नहीं करेगी। आपको पता है ना, लेजिस्लेटिव अलग बॉडी है, जुडिशरी अलग बॉडी है, और एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसका दोस्तों फंडामेंटल राइट।
हमें बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, हर चीज़ के लिए हमें बहुत सारे राइट मिले हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी ये जो है इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे आगे। उसके बाद दोस्तों आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारी भी तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेक्युलर स्टेट, मतलब कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सबसे ऊपर रहेगा, कोई भी जाति कोई भी धर्म ऊपर नहीं रहेगा। यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार। सिंगल सिटीजनशिप, मतलब कि अगर आप इंडिया का सिटीजन है तो ऐसा नहीं कि आप अमेरिका के सिटीजन लेके रख सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो इंडिया के ही सिटीजन आप बन के रहो। अगर आपने कहीं यूएस का अगर सिटीजनशिप ले लिया तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसका इंडिपेंडेंट बॉडी है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद दोस्तों इमरजेंसी प्रोविजन, दोस्तों हमारे यहाँ 3 टाइप की इमरजेंसी लगती है। पहला तो जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो, दूसरा प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि जब मान लीजिए अगर स्टेट की जो गवर्नमेंट मशीनरी अगर ठप हो गई, वो अगर काम ठीक से नहीं कर पा रही, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, ठीक है। और तीसरी जो आती है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। दोस्तों इन तीनों इमरजेंसी के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीनों इमरजेंसी के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लेंदियस अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी क्यों। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखिए आप, लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दोस्तों सही बात है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं लेंदी है, बहुत बड़ा है। तो पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, पहले तो दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। पहला जो होता है वो रिटन होता है, दूसरा होता है अनरिटन। रिटन कौन सा है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन कौन सा है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सोचोगे अनरिटन है तो वहाँ पे देश कैसे चलता होगा। दोस्तों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई केस आई, ठीक है, केस आई, उस पर उन्होंने कोई जजमेंट दिया, ठीक है, फिर उस जजमेंट को उन्होंने संभाल के रखा, ठीक है। अगर फिर से इन फ्यूचर उसी टाइप की कोई केस आती है तो उसी प्रोसीजर से वो लोग चलते थे, ठीक है। हमारी तो एक बुक में पूरी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाती है ना, उनकी पूरी लाइब्रेरी है, ठीक है। अब वो अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी किसी को देनी चाहो तो आप दिखा सकते हो, हाँ भाई ये ना कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उनको बोलोगे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ तो वो एक लाइब्रेरी में लगे आपको खड़ा कर देंगे कि देख लो भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑब्वियसली लेंदियस्ट इन द वर्ल्ड है। दोस्तों अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मात्र 7 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और अपने यहाँ कितना है? 395 आर्टिकल। अब इसके रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या क्या है। ऑब्वियसली जोग्राफिकल फैक्टर, वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड डाइवर्सिटी। दोस्तों अपना जो कंट्री है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हर कदम कदम पे पानी बदलता है, यहाँ के लोगों की भाषा बदल जाती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो उसके वजह से भी बहुत सारे प्रोविज़न रखे गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे बढ़ ही जाएगा उसका लेंथ, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्टर, दोस्तों इन्फ्लुएंस ऑफ 1935। दोस्तों 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था अपना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बल्कि था, बहुत ही बड़ा था, ठीक है। तो वो भी एक फैक्टर था। तो कहीं ना कहीं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से आया ना, कहीं ना कहीं तो उसकी नींव वहीं से रखाई है। तो उसके अगर उस पर आधारित रहेगा तो अगर वो बल्कि है तो ये छोटा कैसे हो सकता है, आप ये सोच के देखो, ठीक है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंथीएस्ट है, बहुत ही बड़ा है। उसका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है कि हाँ स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, बस जो है सेंटर पे ही है वही कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, उसी के हिसाब से पूरा देश चलेगा, पूरा इंडिया चलेगा। तो इस वजह से भी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लंबा है। डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों पहले क्या हुआ था कि बहुत जो ल्यूमिनरीज का मतलब होता है दिग्गज, तो जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग जो थे उन्होंने सोचा कि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं कि आगे में ऐसा कभी कुछ ना हो कि कोई और फिर से हमारा देश जो है गुलाम बन जाए। तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न रखे गए जो मतलब कि बहुत सिक्योर करते थे इंडिया को, ठीक है। तो इसीलिए उसको ये कहा गया। तो इसलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बड़ा है। डू नॉट कंटेन ओनली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे जगहों पे बस फंडामेंटल प्रिंसिपल लिख के छोड़ दिया कि हाँ भाई फंडामेंटल टाइप का ये होगा, डीपीएसपी होगा, बाकी ये वो होगा, ठीक है। लेकिन अपने इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है, ठीक है, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसे काम करेगी उसके लिए भी प्रावधान, प्रोविजन उसके लिए भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारी जगहों पे होता है जो देखिए यहाँ लिखी, एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द अदर मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री हैव लिव्ड द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और एस्टेब्लिश पॉलिटिकल कन्वेंशन के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन अपने इंडिया में क्या है वो डॉक्यूमेंटेड है, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जैसे मान लो आप ब्रिटेन का ही एग्जाम्पल ले लो, वहाँ अगर बोल दिया गया ना कि मान लो आप बोल दिया गया आपको कि आप बस सैटरडे को सिर्फ और सिर्फ रोटी खाओगे, चावल नहीं खाओगे, ठीक है।
तो आपको हर सैटरडे को चावल रोटी ही खाना पड़ेगा, आप उस दिन चावल नहीं खा सकते हो, ठीक है। लेकिन अपने और उसी तरह अपने इंडिया में जो जो भी प्रावधान है, जो भी कन्वेंशन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, वो डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, वो कहीं कहीं बस बोला हुआ नहीं है, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ रिटेन है, इसलिए तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटेन है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो प्रोविजन है, वो कन्वेंशन है, वो मैं आपको जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ेंगे मैं आपको वो चीज़ समझाते चलूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों हम लोग गुजरे थे, 60 कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रीड किया था, उसमें हमें जो भी अच्छा लगा था हमने उसको अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफाई करके, मॉडिफाई पे अंडरलाइन, मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ से बोरो किया गया था, उधार लिया गया था, बिल्कुल नहीं। हमने उसको पढ़ा, हमने उस 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ने के बाद हमें जो उसमें से सूटेबल लगा, अपने कंट्री के मुताबिक जो भी सूटेबल लगा, वहाँ से हमने वो उठाया। अगर ज़रूरत पड़ी मॉडिफिकेशन की तो हमने उसे मॉडिफिकेशन भी किया, तब उसे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो ये भी कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसेकिंग मतलब छानबीन ऑल दी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जितने भी उस टाइम नॉन कॉन्स्टिट्यूशन थे, जितने भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पता थे, उसमें हमने छानबीन किया। उसके बाद हमें उसमें जो भी प्रोविजन अच्छा लगा वो हमने उसमें रखा था। तो इसमें सबसे पहला क्या था, जो स्ट्रक्चरल पार्ट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। स्ट्रक्चर मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। दोस्तों एक बात बताओ, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, मैंने आपको अचानक से बोल दिया कि कल से तुम साइंस पढ़ोगे, तो क्या होगा, आप थोड़े से नर्वस हो जाओगे, थोड़ी से आप सहम जाओगे कि हाँ भाई हम तो अभी हम कैसे पढ़ेंगे उसमें। तो उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं हम उससे फेमिलियर थे, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमने उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, उसके स्ट्रक्चर को इसी के बेसिस पे रखा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, क्योंकि हमें नया ना लगे, क्योंकि अगर उस टाइम तो वैसे ही लोग बहुत परेशान थे, अगर उस टाइम भी और नई चीज़ आ जाती तो वो लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते, समझने में और ज़्यादा परेशानी हो जाती। तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उसका स्ट्रक्चर डिराइव किया था, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। पॉलिटिकल पार्ट ऑब्वियसली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ठीक है। इसमें दो चीज़ आए थे, प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, जो कैबिनेट की गवर्नमेंट थी वो भी उसकी प्रिंसिपल आई थी। रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की जो रिलेशन थी, मतलब कि कौन रूल बनाएगा, कौन लॉ बनाएगा और कौन लॉ एग्जीक्यूट करेगा, तो उसकी रिलेशन भी कहाँ से आई थी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आई थी। और भी बहुत सारे प्रोविजन थे, वो कहाँ से आए थे, कनाडा से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, जर्मनी से, USSR जिसको अभी हम रशिया के नाम से जानते हैं, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद साउथ अफ्रीका, जापान एंड सोन, बहुत सारी जगहों से आए थे। और जो बहुत सारे जो प्रोविज़न है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक्ट ऑफ 1935 से आइडेंटिकल है, वो उससे बहुत ज़्यादा मिलते हैं और कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। फ्लेक्सिबल भी है, तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो रिजिड होता है, एक फ्लेक्सिबल। रिजिड क्या हो गया, मतलब कि उसकी जो प्रोविजंस हैं उसको आप बहुत आसानी से अमेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन फ्लेक्सिबल जो है उसको आप आसानी से अमेंड कर भी सकते हो। लेकिन अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। हम उसको बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे भी हैं जिसको हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वे में हम उसको अमेंड कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोविजन जिसको हम जो बहुत ज़्यादा रिजिड है उसको हम बहुत आसानी से अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो कुछ में ये होता है कि सिंपल, जो कुछ में तो ऐसा चाहिए जो सिंपल, जिसमें बहुत ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए, मतलब मेजोरिटी का मतलब मेरा हो गया 2/3, मतलब 50% से ज़्यादा, 51% से ऊपर कम से कम उसमें मेजोरिटी चाहिए, तब अब उसको कर पाएंगे जो टोटल मेंबरशिप है, ठीक है। उसके बाद एक होता है सिंपल मेजोरिटी से पास आप कर सकते हो, सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, जैसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, लेकिन वो जो होगा वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा, उसके अंदर वो अमेंड नहीं होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतने तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बियास। ऑब्वियसली अपना जो इंडिया है वो एक तरह से फेडरल भी है और एक तरह से यूनिटरी भी है, ठीक है। फेडरल का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है, और बहुत सारे लेकिन कंटेन यूजुअल फीचर ऑफ द फेडरेशन, लेकिन
जो लार्ज पार्ट है वो यूनिटरी है। कौन कौन से, जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सेंटर की वहाँ पे सेंटर की कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए कोई भी लॉ, मान लीजिए कोई भी स्टेट का लॉ और सेंटर का लॉ अगर टकरा रहा है तो उसमें सेंटर का लॉ क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, ठीक है। उसका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, या तो सेंटर हो या तो स्टेट हो, सबके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप, मतलब कि आप एक ही, आप अगर इंडिया का सिटीजनशिप आपने ले रखा है और आप अमेरिका का भी ले लेते हो तो आपको इंडियन की सिटीजनशिप छीन जाएगी, वो चीज़ चली जाएगी, मतलब कि आप एक ही जगह के सिटीजन रह सकते हो। और पॉइंट आप उसके बाद क्या होता है, सेंटर जो है स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करता है, ठीक है। वहाँ पे क्या चल रहा है वो सेंटर को रिपोर्ट करने के लिए। ऑल इंडिया सर्विस जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो कहाँ के होते हैं, वो सेंटर के होते हैं। उसका इमरजेंसी प्रोविज़न, अब दोस्तों इमरजेंसी प्रोविज़न में क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया कुछ देर पहले कि क्या होता है, जितनी भी स्टेट की जब इमरजेंसी लगती है तो स्टेट की पावर क्या होती है, वो एक जगह कंसोलिडेट होकर वो सेंटर के पास आ जाती है, ठीक है, उस टाइम इमरजेंसी। तो इसी तरह, और दोस्तों एक चीज़ और, इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 1 स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 1 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें फेडरेशन का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नाम नहीं है, हालांकि उसके जगह पे हमने यूनियन का इस्तेमाल किया है, ठीक है, यूनियन ऑफ द स्टेट का इस्तेमाल किया है, लेकिन वहाँ पे फेडरेशन ऑफ द स्टेट का इस्तेमाल नहीं किया। तो उसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे जब हम आर्टिकल 1 स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रख सकते हो, लेकिन जितना मैंने बताया उस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बस 4 ही फीचर पढ़े। अगले अगले फीचर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। ये भी अपना एक फीचर है 5वां। आप स्लाइड करके देख लेना कौन कौन से फीचर्स थे, उसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और उसके बाद से हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं हूँ शुभम, आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।